क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के हमले फिर शुरू होने वाले हैं? क्या एक बार फिर जंग शुरू हो जाएगी? 1 मई 2026 को जब अस्थायी सीज़फायर के 23 दिन पूरे हो चुके हैं, तब जंग की आशंका फिर बनती दिख रही है। कम से कम बयानबाजी से तो ऐसा ही लगता है। इसराइल की तरफ से रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने जंग शुरू करने की धमकी दी है और अमेरिका की तरफ से खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी बात कही है। पीट हेग्सेट, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी पिछले हफ्ते इस तरह का बयान दिया था। फिर अमेरिकी सांसदों ने उनसे युद्ध से जुड़े सवाल पूछे तो वो कई जगह हिचकिचा गए, उनकी बोलती बंद हो गई। बार बार वो जो बाइडन का नाम लेते रहे और कुछ सवालों का जवाब भी दिया। इसराइल और अमेरिका से जंग शुरू करने की फिर से खबर आ रही है, तो ईरान में भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान अपने हथियारों के स्टॉक्स को वापस भर रहा है, रिस्टॉक कर रहा है। कई इलाकों में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर बात की थी। उस दौरान पुतिन ने ट्रंप को बोला था कि हमले अगर वापस शुरू करते हैं तो ये समझदारी भरा कदम नहीं होगा, इससे पूरा रीजन ही अस्थिर हो जाएगा। पर ट्रंप तो ट्रंप है, वो कब किसकी सुनते हैं। खुद के सिर पर इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन है, फिर भी जंग पूरी तरह ख़त्म नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ ईरान का भी वही हाल है, अपनी पोजीशन से वो हिल नहीं रहा है। बोल रहा है कि हम पर जो ब्लॉकेड लगा है अमेरिका का, वो हटाइए, तभी जाकर हम बातचीत करेंगे। न्यूक्लियर वाले मुद्दे पर बात बाद में होगी, पहले आप ब्लॉकेड ख़त्म कीजिए। बात किससे होगी, इसको लेकर भी अब कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। अब तक ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ही बात को लीड कर रहे थे, बातचीत को लीड कर रहे थे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो नई बात शुरू हुई थी, उसमें संसद की स्पीकर मोहम्मद बाग़र गालिबफ का भी नाम जुड़ा। पर अब खबर आ रही है कि अब्बास अराक्ची की छुट्टी हो सकती है। ईरान इंटरनेशनल ने 2 सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मसूद पेज़ेश्कियान, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो अराक्ची से एकदम खुश नहीं हैं। पेज़ेश्कियान का मानना है कि अराक्ची सरकार की कैबिनेट से ज़्यादा IRGC की सुन रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री से बढ़कर अहमद वहीदी के सहायक के रूप में ज़्यादा काम किया है, ऐसा पेज़ेश्कियान आरोप लगा रहे हैं। अहमद वहीदी इस समय IRGC के मुखिया हैं और वही इस समय सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी के संपर्क में बताए जाते हैं। हालांकि खुद वहीदी की लोकेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं की गई है, वो खुद भी इस समय अंडरग्राउंड होकर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इसराइली टारगेट की लिस्ट में वो टॉप पर बने हुए हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अलावा न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की भी एक रिपोर्ट की खूब चर्चा हो रही है। उसमें भी ईरान के 2 अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जंग के बाद ईरान का पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है। जहां क्रांति के बाद से अब तक सुप्रीम लीडर ही सभी फैसलों पर अंतिम मुहर लगाते थे, वहाँ अब सुप्रीम लीडर की भूमिका IRGC के फैसलों पर सहमति भरने या ना भरने की बस रह गई है। अली ख़ामेनी उस वक्त आदेश दिया करते थे और यहाँ मुस्तफ़ा ख़ामेनी सिर्फ सहमति देते हैं, उनसे सिर्फ सहमति ली जाती है। आज के राजदूत के एक हिस्से में इन 2 रिपोर्ट्स पर बात करेंगे, जानेंगे कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है, जंग में नया क्या हुआ, और फिर बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन की जंग शुरू हुए 4 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं। इन दिनों खबर ये बन रही है, ये खबर आ रही है कि यूक्रेन अब रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है जंग में। अप्रैल 2026 की शुरुआत में यूक्रेन ने दावा किया था कि उनके रोबोट्स ने एक रूसी ठिकाने पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था और ये मिशन उन रोबोट्स ने बिना किसी सैनिक के किया था। इसमें सिर्फ रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ था, किसी भी इंसान का इस्तेमाल नहीं हुआ था। दोनों तरह के रोबोट्स अब यूक्रेनी सेना इस्तेमाल कर रही है, AI और प्रोग्रामिंग से चलने वाले रोबोट्स भी, और ऐसे रोबोट्स भी जिन्हें इंसान रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ये नई वॉरफेयर की शुरुआत है। कई देशों की सेनाएं इससे पहले भी रोबोट्स के सैन्य इस्तेमाल पर विचार कर चुकी है। कई देशों ने इन्हें जंग में तैनात भी किया था, पर यूक्रेन जितनी सफलता से इनका उपयोग का दावा कर रहा है, उससे तो लगता है कि आने वाले वक्त में जंग का स्वरूप बदलने वाला है। इसलिए यूक्रेन 2026 में 25,000 नए रोबोट्स जंग में तैनात करने वाला है, उनका प्लान है। क्या वाकई ये तरीका कारगर साबित होगा? राजदूत के दूसरे हिस्से में ये बात भी जानेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
शुरुआत करते हैं ईरान से। 28 मार्च को न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने खबर चलाई, ईरान गार्ड सीज वॉर टाइम पार वीकनिंग सुप्रीम लीडर्स रोल। इस खबर में दावा किया गया है कि ईरान पर हमले के बाद वहां कोई एक शक्ति नहीं बची है जिस तरह क्रांति के बाद के ईरान में हुआ करता था। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। क्रांति की थी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने, उनके नेतृत्व में ही क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और उसके सर्वे सर्वा बन गए खुमैनी। 11 फरवरी 1979 को ये क्रांति हुई थी और उसी बरस दिसंबर के महीने में नया संविधान बनाया गया, जहां मजलिस यानी संसद बनाई गई। राष्ट्रपति का पद भी ईरान में कायम रखा गया। बस नए सिस्टम में सुप्रीम लीडर की अहमियत और उनकी जो भूमिका थी वो सबसे ऊपर रखी गई। नए संविधान के तहत नया सिस्टम दिसंबर में ही बना था और अगले साल यानी 1980 में पहले चुनाव हुए। अबुल हसन बनी सदर बने ईरान के पहले राष्ट्रपति, इंकलाब के बाद के पहले राष्ट्रपति बने और ये खुमैनी के मतलब जो पहले सुप्रीम लीडर थे उनके बहुत करीबी थे। हालांकि इन्हें भी टिकने नहीं दिया गया और एक ही साल में इन्हें इम्पीच कर दिया गया। फिर जून 1989 को खुमैनी की मृत्यु हो गई। नए सुप्रीम लीडर बने अली खामेनेई। अली खामेनेई के समय भी सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में थी। जो IRGC इंकलाब की रक्षा के लिए बना था वो भी वफादार रहा पूरे वक्त। हर बड़ा फैसला खामेनेई ही लेते थे। उनके एडवाइज़र ज़रूर होते थे जो उन्हें सलाह दिया करते थे। फिर संसद के भी अपने काम थे, वो भी फैसले में दखल रखती थी। राष्ट्रपति भी विदेशी मोर्चों को संभाला करते थे, लेकिन अंतिम जो फैसला था वो सुप्रीम लीडर ही लेते थे। पर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जब अली खामेनेई की हत्या की तब सब कुछ बदल गया। उसके बाद से ईरान की सत्ता को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न अब तक बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि IRGC और सरकार की कैबिनेट में बड़े मतभेद आ गए हैं। दोनों एक दूसरे के फैसलों से सहमत नहीं होते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान नरम रुख रखते हैं, ये रुख IRGC को पसंद नहीं आता है। उनके मुताबिक ये जंग में ईरान की पोजीशन को कमज़ोर करता है। सत्ता में सरकार में रिफ्ट वाली खबरें कई महीनों से आपको इसराइली और अमेरिकी अखबारों में देखने को मिल जाएगी, पर ईरान हमेशा ऐसी खबरों को झूठा बताता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जो खबर छापी है उस पर उन्होंने ईरान के विदेश मंत्रालय से भी टिप्पणी मांगी है, जवाब मांगा है, लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया है। अब आते हैं खबर पे। खबर कहती है कि अली खामेनेई की हत्या के बाद अब ईरान में एक ऐसी व्यवस्था बनी है जहां IRGC का वर्चस्व है। IRGC के जनरल्स अब खुद फैसले ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर से उन फैसलों पर बस सहमति ली जाती है। इससे पहले सुप्रीम लीडर खुद फैसला लेकर आदेश दिया करते थे और जिनका पालन किया करती थी IRGC अपने फैसलों में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी शामिल करती है। पर अमेरिका के साथ जो बात चल रही है अलग अलग मध्यस्थों के ज़रिए, वो बातचीत का जो मोर्चा संभाल रहे हैं वो है अब्बास अराक्ची। अराक्ची विदेश मंत्री हैं, सरकार का हिस्सा है, सरकार की IRGC से बन नहीं रही है। रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस नई व्यवस्था की वजह से बातचीत में देरी हो रही है। कई बार ईरान की तरफ से जवाब आने में 2 से 3 दिन तक का वक्त लग जाता है। पिछले दिनों ये बात भी सामने आई थी कि जब किसी बड़े बात पर फैसला लेना होता है तो मुस्तफा खामेनेई को चिट्ठी लिखी जाती है और फिर उसका जवाब भी चिट्ठी के रूप में आता है। इस पूरे खेल में अहमद वाहिदी का रोल भी बढ़ गया है। वो इस समय IRGC के मुखिया हैं, अली खामेनेई के भी बहुत करीबी थे। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी कहा है कि जिस रात ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी सीज़फायर साइन हुआ था उस रात इस बातचीत में वाहिदी को भी शामिल किया गया था। अब आइए ईरान इंटरनेशनल वाली खबर पर। 2 सूत्रों ने बताया है कि बाक़िर गालिबफ और मसूद पेज़ेश्कियान अराक्ची को निकालने की तैयारी में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अराक्ची बिना राष्ट्रपति को इत्तला दिए, बिना उन्हें बताए IRGC की बातों का पालन कर रहे हैं। एक और झगड़ा ईरान के अंदर चल रहा है। कट्टरपंथी नेता सईद जलीली ने जंग के दौरान बयानबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी, खूब माहौल बनाया। कुछ सांसद उनके खेमे में भी चले गए हैं। अब ईरान की संसद से भी ये मंजूरी ली गई कि अमेरिका के साथ बातचीत गालिबफ की लीडरशिप में होनी है। पर 27 अप्रैल को सईद जलीली और उनके खेमे वाले सांसदों ने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, संसद के फैसले मानने से इनकार कर दिया।
ईरान एक तरफ जंग में है और दूसरी तरफ वहाँ आंतरिक कलह चल रही है। पर आंतरिक कलह वाली बात जो है वो ईरानी जानकार हैं वो खारिज करते हैं, उसे नहीं मानते। ईरान इंटरनेशनल ने जो खबर चलाई है वो भी एकदम सच्ची नहीं मानी जा सकती कि पत्थर की लकीर हो गई है वो एकदम, क्योंकि ये ईरान का मीडिया नहीं है, लंदन से चलता है। पर ईरान में भी कौन सा स्वतंत्र मीडिया है जो इस तरह की खबरें बाहर लाएगा। सच क्या है, जंग पूरी तरह ख़त्म होने के बाद ही ये बात पता चल पाएगी। फिलहाल ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम ये ब्लॉकेड लंबा खींचने वाले हैं, पर क्या ईरान इससे कमज़ोर पड़ेगा? रिटायर्ड अमेरिकी जनरल मार्क किमिट ने कहा है कि ईरान को इस तरह के दबाव से बातचीत के लिए मजबूर करना मुश्किल है। उन्होंने इसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन कुछ दूसरे जानकार कहते हैं कि इसकी वजह है कि ईरान का लंबे समय से प्रतिबंधों को झेलना। उसने कई सालों में प्रतिबंधों के साथ जीना सीख लिया है, इसलिए उसे अभी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। जंग का आज 63वां दिन है। अस्थायी सीज़ फायर जारी है, पर एक और जंग है जो बिना रुके 4 बरस से चल रही है, वो है यूक्रेन की जंग। दोनों ही पार्टियां यानी रशिया और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। अभी ट्रंप और पुतिन की जो फ़ोन पर बातचीत हुई थी उसमें भी दोनों ने एक दूसरे की जंग को सुलझाने के प्रस्ताव दिए थे। यानी पुतिन ने कहा ट्रंप को कि हम ईरान वाली वॉर सुलझा देंगे, ट्रंप ने कहा पुतिन को कि हम रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको सुलझा देंगे। यूक्रेन से एक और ख़बर ये भी आई है कि अब वो रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है जंग में, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था जिस खबर का। फरवरी 2022 से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। शुरुआत में लड़ाई पारंपरिक तरीके से लड़ी जा रही थी, लेकिन 2023 आते आते यूक्रेन ने एक नई दिशा पकड़ ली और ज़मीन पर चलने वाले रोबोटों को बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। मकसद साफ था कि कम सैनिकों के साथ ज़्यादा असर हो, क्योंकि रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास मानव संसाधन सीमित है, कम लोग हैं। शुरू में तो इन रोबोट का इस्तेमाल सिर्फ मदद पहुंचाने के लिए होता था, जैसे गोला बारूद पहुंचाना, घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालना और बारूदी सुरंगों को हटाना। लेकिन 2024 के बाद इनका उपयोग बदल गया और इन्हें सीधी लड़ाई में उतारा जाने लगा। ये रोबोट असल में छोटे टैंक जैसे चलते हैं, जिनमें कैमरे, सेंसर और कई बार मशीन गन या विस्फोटक तक लगाए जाते हैं। इन्हें दूर बैठा सैनिक नियंत्रित करता है, यानी लड़ाई अब सामने खड़े होकर नहीं बल्कि स्क्रीन के ज़रिए लड़ी जा रही है। ऊपर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन और नीचे ज़मीन पर ये रोबोट एक साथ मिलकर हमला करते हैं। यही युद्ध का नया मॉडल है। इस दिशा में अमेरिका और यूरोप के कई देश तकनीक, पैसा और प्रशिक्षण के ज़रिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। साथ ही यूक्रेन की अपनी कंपनियां भी सस्ते और जल्दी तैयार होने वाले ये रोबोट्स बना रही हैं। अलग अलग काम हैं इन रोबोट्स के, जैसे हमने पहले ही बताया कि कुछ सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ से मदद पहुंचाई जाती है और कुछ सुरंग हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कुछ सीधे हमले तक कर सकते हैं, कैपेबल हैं उसके। 2026 में एक ऐसा ऑपरेशन सामने आया था जिसमें सिर्फ रोबोट्स और ड्रोन्स भेजे गए थे, कोई सैनिक सीधे मोर्चे पर नहीं गया था और अंत में रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ने किया था। ये पहली बार था जब पूरी तरह मानव रहित हमले से किसी जगह पर कब्जा किया गया था। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि ड्रोन्स की मदद से हमने 3 महीनों में 22,000 से ज़्यादा मिशन अंजाम दिए हैं। पर इन सब के बावजूद रोबोट्स पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं ले पाए हैं और शायद ना ले पाएँ, क्योंकि ज़मीन पर कब्जा बनाए रखना और फैसले लेना अभी भी इंसानी भूमिका ही है। इंसान ही ऐसे फैसले ले सकते हैं। लेकिन इतना तय हो चुका है कि यूक्रेन के इस कदम के बाद अब जंग का स्वरूप बदलने वाला है। इसी नोट पर आज का राजदूत ख़त्म करते हैं। अब फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो रिकॉर्ड की थी मेरे साथी तौफीक ने। देखते रहिए खबरगांव।